अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। झूरा मुझसे जितनी रकम लेकर गया है मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन सफ़िया का कहना तो यह है कि झूरा आपके पास 1000 रुपये लेने आया था। वो भी गलत नहीं कह रही, वो मायना खेज अंदाज में बोला। ये क्या बात हुई बड़ाई साहब? बात ये हुई मलिक साहब के वो वजाहत करते हुए बोला, झूरा आया तो 1000 लेने ही था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे 2000 रुपये दिए थे। आपने तो बात को और ज़्यादा उलझा दिया है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। इस ज़बरदस्ती का सबब बताना पसंद करेंगे? जी ज़रूर, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। झूरे ने मुझे बताया था कि वो उधर नजीबाबाद में मुश्ताक महर से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहता है। मुश्ताक महर मज़कूरा अराजी के 1500 रुपये मांग रहा था। झूरे के पास 500 रुपये रखे हुए थे और वो 1000 मुझसे उधार लेने आया था। ये सारी बातें सफ़िया मुझे बता चुकी है, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो भी सुन लें सरकार, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। मैंने वो कताई अराजी देख रखा है, झूरा जिसे खरीदने की बात कर रहा था। मेरी सारी ज़िंदगी ज़मींदारी में गुजरी है मलिक साहब। ज़मीन का वो टुकड़ा किसी भी तरह 3000 रुपये से कम का नहीं है, और मैं मुश्ताक महर को भी अच्छी तरह जानता हूँ। इस बंदे ने ज़िंदगी भर नुकसान का सौदा नहीं किया, फिर वो ज़मीन का मज़कूरा टुकड़ा आधी कीमत में क्यों कर फ़रोख्त कर सकता है? इसी ख्याल के पेश नज़र वो सांस संवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। मैंने झूरे को 1 की बजाय 2000 रुपये ज़बरदस्ती दे दिए थे ताकि ज़मीन का सौदा करते हुए उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपने तो बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था बड़ाई साहब, लेकिन झूरा घर पहुंचा और न ही आपके दिए हुए 2000 रुपये, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या यहाँ चुन्नीवाल में किसी को ये बात मालूम थी कि झूरा आपसे 2000 रुपये लेके जा रहा था? कतई नहीं मलिक साहब, वो दो टोक अंदाज में बोला। ये मामला सिर्फ मेरे और झूरे के बीच में था, हत्ता कि मेरे मुंशी इलियास को भी इस रकम की कोई खबर नहीं। ये पैसे मैंने झूरे को अपनी जेब खास से दिए थे। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसका मतलब यह हुआ कि चुन्नीवाल से कोई बंदा झूरे के ताक़ुब में नहीं गया था। सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। मुझे तो ये सीधी सीधी डाकुओं की कार्रवाई लगती है। क्या आपने जंगल को चेक किया है? मैंने चुन्नीवाल का कस्द करने से पहले एक मुतलाशी पार्टी को जंगल वाले हिस्से का कोना कोना छान मारने की हिदायत के साथ जंगल की जानिब रवाना कर दिया था। मैंने तनवीर जट को बताया। इस पार्टी में एक तजुर्बेकार खोजी भी शामिल है। अगर झूरे के साथ जंगल के अंदर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है तो शाम तक उसका पता चल जाएगा इंशाअल्लाह, वो खुलूस भरे अंदाज में बोला। झूरा खैरियत ही से होगा। झूरे के लिए तनवीर जट की फिक्रमंदी और परेशानी में मुझे कोई खोट दिखाई नहीं देती थी। वो झूरे का सच्चा और मुखलिस दोस्त था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बड़ाई साहब, झूरे की तलाश के सिलसिले में आप मुझसे क्या ताउन कर सकते हैं? जो आपका हुक्म हो, उसने बाल को मेरी कोट में फेंक दिया। मैंने कहा, आप अपने चंद काबिल एतमाद अफराद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दें और उन्हें झूरे की तलाश में चुन्नीवाल और इर्द गिर्द के गांव देहात की जानिब रवाना कर दें। आप फिक्र न करें मलिक साहब, ये काम आज ही हो जाएगा, वो बड़े एतमाद से बोला। झूरा मेरा बहुत सच्चा दोस्त है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए। झूरे की तलाश का सिलसिला तो आप पहली फुर्सत में शुरू करा दें, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएं कि यहाँ चुन्नीवाल में झूरे की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? झूरा अपने काम से काम रखने वाला एक सीधा साधा इंसान है मलिक साहब, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। इसे दुश्मन और दुश्मनी पालने का कभी शौक नहीं रहा। मैं चुन्नीवाल में उसके किसी दुश्मन से वाकिफ़ नहीं हूँ, और वहाँ नजीबाबाद में, वहाँ भी झूरे का कोई दुश्मन मेरे इल्म में नहीं है। जीले के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा। वो चंद लम्हात तक टटोलती हुई नज़र से मुझे देखता रहा, फिर एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, जमील उर्फ जीला झूरे का छोटा भाई है। ये बात मैं भी जानता हूँ, मैंने कहा। फिर पूछा, क्या जीला झूरे की गुमशुदगी में मुलविस हो सकता है? ये बात आप किस खास बिना पर कह रहे हैं? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैंने कहा, मैंने सफ़िया के रवैये में जीले के लिए एक ख़ास नोयत की सर्द महरी बल्कि नफ़रत देखी है।
और कमोबेश इसी दर्जे की अदावत और नापसंदीदगी जिले के अंदाज में भी पाई जाती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं। दोनों भाइयों में काफी अरसे से नाराजगी और चपकलिश चल रही है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इनका एक दूसरे के घर में आना जाना भी नहीं है। आपको इस नाराजगी और चपकलिश का सबब मालूम होगा, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। दरअसल जीला और झूरे के मिजाज और आदतों अतवार में जमीन आसमान का फर्क है। वो सादे से लहजे में बोला, जब तक इनके माँ बाप जिंदा थे किसी न किसी तो निभा हो रहा था, फिर ऐसी जुदाई पड़ी कि वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही चली गई। आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं तो। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? मैंने जीले और झूरे के बीच जुदाई के असबाब तक रसाई हासिल करने की कोशिश की थी। मैंने तनवीर जट के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, और मुझे पता चला है कि नाखुशगवार वाक़ये की वजह से दोनों भाइयों के दरमियान इतने तवील फासले पैदा हो गए हैं, वरना पहले तो जीले का झूरे के घर बहुत आना जाना था। उसने बड़े मोहतात अंदाज में इस्तफसार किया। कौन सा नाखुशगवार वाक़या मलिक साहब? मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में तनवीर जट को इस वाक़ये से आगाह कर दिया जो जीले की ज़बानी मुझ तक पहुंचा था। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहा, यह वाक़या झूरे ने मुझे सुनाया था और मैं समझता हूँ कि जीला बकवास करता है। सफ़िया ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। हाँ, ये मुमकिन है कि जीले ने मौका पाकर सफ़िया से दस्तदराजी की कोशिश की हो, और जब सफ़िया ने अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शोर शराबा मचाया हो तो जीले ने अपना दामन बचाने के लिए सफ़िया को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा दिया हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसा ही हुआ था। तनवीर जट के जवाब से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सफ़िया को सच्चा और जीले को झूठा समझता था, यानी उसकी सारी हमदर्दी सफ़िया के साथ थी। गोया आपकी नज़र में जीला साफ किरदार का मालिक नहीं है? मैंने कहा, इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। मैं तो ऐसा ही समझता हूँ मलिक साहब, वो मुस्तहकम अंदाज में बोला। जीले के हवाले से तनवीर जट के ख्यालात से मुकम्मल आगाही हासिल करने के बाद मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इसे बताऊं कि मैंने जीले को जंगल की तरफ जाने वाली छापामार पार्टी में शामिल कर रखा है, और यह कि जीले के ख्याल में झूरे की गुमशुदगी में सफ़िया का भी हाथ हो सकता है। मैंने महसूस कर लिया था कि जीले के हक में की गई मेरी किसी बात का भी तनवीर जट पर मुस्बित असरात नहीं होंगे। वो इस हवाले से एक मखसूस जहन बना चुका था। मैंने उसके जवाब की रोशनी में कहा, अगर आपकी निगाह में जीला काबिल भरोसा नहीं है तो फिर क्या झूरे की गुमशुदगी के सिलसिले में इस पर भी शक किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जीला इस हद तक नहीं जा सकता। वो पुरसोच अंदाज में बोला, ये ठीक है कि दोनों भाइयों के बीच रंजिशों और तनाज़ात के अंबार लगे हुए थे, मगर इसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। मैंने ऐसे आसार नहीं देखे जिनकी बुनियाद पर मैं इन दोनों के दरमियान किसी संगीन दुश्मनी की तस्दीक कर सकूं। 10-15 मिनट मजीद गुफ्तगू के बाद मैंने कहा, बड़ा साहब, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बीमारी के बावजूद भी आपने मुझे इतना वक्त दिया। अब इजाज़त चाहूँगा। वो इसरारी लहजे में बोला, आप दोपहर का खाना खाकर जाएं मलिक साहब। खाना आपका मुझ पर कर्ज रहा, मैंने खड़े होते हुए कहा। फिर कभी चुन्नीवाल का चक्कर लगा तो खाना आपके घर ज़रूर खाऊंगा। फ़िलहाल कार्य सरकार ज़्यादा अहम है। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। वो बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत से बोला, आपका जब जी चाहे चुन्नीवाल तशरीफ़ लाएं। मेरे दिल और घर के दरवाजे आपको हमेशा खुले मिलेंगे। अलविदाई मुसाफा करने के बाद हम उसके घर से निकल आए। मेरे थाने पहुंचने से पहले एएसआई जहांज़ेब शेखुपुरा से लौट आया था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठा तो वो मेरे पास आ गया। मैंने पूछा, क्या रिपोर्ट है? मास्टर इनायत को ले आया हूँ मलिक साहब, उसने बताया। इतनी देर कहाँ लग गई? मैंने इस्तफसार किया। तुम्हें तो कल रात ही को वापस आना था। मैं ज़रूर कल ही वापस आ जाता अगर ये बंदा मुझे मिल गया होता, उसने कहा। मैं ढूंढता ढांढता इसके घर पहुंचा तो पता चला कि ये अपनी बेटी से मिलने दूसरे महल्ले गया हुआ है। मैं इसके ताक़ुब में दूसरे महल्ले पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये अपनी दूसरी बेटी की तरफ निकल गया है। मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा और एक घर से दूसरे घर मेरा सफ़र जारी रहा, और जब ये अल्लाह का बंदा हाथ लगा तो रात हो चुकी थी। यहाँ आने के लिए इस वक्त कोई बस नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैं उधर शेखुपुरा ही में अपनी एक खाला के घर रुक गया था। ऐसा ही अपनी कारगुजारी की रिपोर्ट पेश कर चुका तो मैंने कहा, तुमने अभी जिस अल्लाह के बंदे का जिक्र किया है उसने तो अपने ख़ानदान को अच्छा खासा फैला रखा है। जी जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मास्टर इनायत ने 3 शादियाँ की थीं।
और उसकी 15 औलादें हैं, 5 बेटे और 10 बेटियां। लेकिन इस बेचारे को औलाद का सुख नहीं मिल सका। बेटियां तो पराया धन होती हैं मलिक साहब। मास्टर इनायत की 10 बेटियां शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में खुश हैं, मगर इसके बेटे गुस्ताख और नाखलफ निकले, सब के सब शादीशुदा और जन मुरीद। इसीलिए वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। और इसकी 3 बीवियां। एएसआई की बात पूरी होने से पहले मैंने पूछ लिया, वो इनके पास क्यों नहीं रहता? वो एक एक करके सब अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, उसने बताया। बेचारा बहुत दुखी है। मुझे ये भी पता चला है कि वो एक जगह टिककर नहीं रहता, चंद माह कहीं तो चंद माह किसी और जगह। नजीबाबाद में आबाद हुए उसे सिर्फ 2 माह हुए हैं। फीका दर्जी के साथ उसका दिल यूं भी लग गया है कि किसी ज़माने में उसने भी टेलरिंग का काम किया था, इसीलिए इसके नाम के साथ मास्टर लगा हुआ है। तुम मास्टर इनायत को ले ही आए हो तो ज़रा मुझे भी इसका दीदार कराओ, मैंने कहा। जी ज़रूर। वो उठकर खड़ा हो गया। 1 मिनट के बाद मास्टर इनायत मेरे सामने हाजिर था। मास्टर इनायत की उम्र 50 से मुतजावज़ थी। वो एक दुबला पतला और कमज़ोर सा इंसान था। एएसआई ने मुझे उसकी जो दुख भरी कहानी सुनाई थी, वो बिल्कुल वैसा ही नज़र भी आता था। अगर औलाद की जानिब से इंसान को सुख ना मिले तो ऐसी हालत उसकी हो जाती है। मैंने 15-20 मिनट तक मास्टर इनायत को अपने सवालात की बाढ़ पर रखा, लेकिन मेरे पेशा वराना तजुर्बे ने मुझे बता दिया कि किसी भी हवाले से जूरा की गुमशुदगी में उसका हाथ नहीं था। मैं समझता हूँ कि औलाद, खुसूसन अपने बेटों के रवैये की वजह से जिन सदमात से वो गुजरा था, इसमें इंसान की ज़हनी कैफियत ऐसी ही हो जाती है। वो जानबूझकर किसी को टॉर्चर नहीं करता, बस मुसलसल मिलने वाले दुखों की वजह से ये उसका स्टाइल बन जाता है। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि जूरे की गुमशुदगी में वो मुलविस नहीं। बल्कि जब इसे पता चला कि जूरा 2 दिन से गायब है तो उसके चेहरे पर अफसरदगी उतर आई। एएसआई को मैंने मास्टर इनायत के जाने के बाद अपने कमरे में बुला लिया और ताज़ा तरीन हालात पर इससे गुफ्तगू करने लगा। मैंने उसे अपने दो राह चुन्नीवाल की तफसील से भी आगाह किया तो उसने गहरी संजीदगी से कहा, मैं तनवीर जट की बात से मुत्तफिक हूँ मलिक साहब। मैंने कहा, मतलब तुम भी यही समझते हो कि जूरे के साथ जंगल में कोई हादसा पेश आ गया है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। फिलहाल और कोई वजह भी तो नज़र नहीं आ रही, उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। जूरा चुन्नीवाल से 2000 रुपये लेकर रवाना हुआ और फिर वो नजीबाबाद नहीं पहुंचा। नजीबाबाद और चुन्नीवाल के दरमियान तो जंगल ही जंगल है मलिक साहब, घना जंगल। इसी घने और ख़तरनाक जंगल में मैंने एक मुतलाशी टीम को रवाना कर रखा है, मैंने कहा, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। वैसे जूरे की तलाश के सिलसिले में हमें नजीबाबाद को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एएसआई ने अगरचे एक आम सी बात की थी, लेकिन मैं इसकी बात सुनकर चौंक उठा था। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जहाँ ज़ेब, नजीबाबाद कोई ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं। मैं ये काम तुम्हारे ज़िम्मे लगाता हूँ, अगर तुम थके हुए ना हो तो फिर तुम नजीबाबाद के सर्वे पे निकल जाओ, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। ज़रा घूम फिर कर लोगों से पूछो, शायद किसी ने 3 अप्रैल की शाम जूरा को कस्बे में देखा हो। वैसे इस बात का इम्कान तो नज़र नहीं आता कि जूरा नजीबाबाद पहुंचा हो, लेकिन फिर भी तफ्तीश का तकाजा यही है कि हमें इस पहलू को भी जहन में रखना चाहिए। एएसआई मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल अल्ताफ़ की टीम जंगल से वापस आ गई। इस टीम में अल्ताफ़ के अलावा खोजी ताजीन उर्फ ताजू, कांस्टेबल जुनैद खान और जूरे का छोटा भाई जिला शामिल था। इनकी वापसी का सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि वो लोग जंगल से नाकाम और नामुराद लौटे थे। कांस्टेबल अल्ताफ़ ने मुझे बताया, मलिक साहब, हमने नजीबाबाद से लेकर चुन्नीवाल तक फैला हुआ सारा जंगल छान मारा है, लेकिन हमें जूरे का कोई सुराग नहीं मिला। हत्ता कि हमने शुमालन जुनूबन बहने वाली नहर के किनारे मीलों तक देखे हैं। वो अपनी बात ख़त्म कर चुका तो मैंने पूछा, जिला नज़र नहीं आ रहा, इसे कहाँ छोड़ आए हो? वो हमारे साथ ही नजीबाबाद पहुँचा था, अल्ताफ़ ने बताया। वो अपने घर गया है, कह रहा था कि बहुत थक गया हूँ, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं थाने आ जाऊँगा, वरना मैं घर में आराम करूँगा। मैंने अल्ताफ़ से पूछा कि क्या तुमने जूरे की तलाश के दौरान में जिले पर निगाह रखी थी? जनाब, मैं आपके हुक्म को कैसे भूल सकता था? फिर इस कड़ी निगरानी का क्या नतीजा बरामद हुआ? जनाब, मैंने तो यही महसूस किया है कि जिला किसी भी हवाले से अपने बड़े भाई की गुमशुदगी में मुलविस नहीं है। गोया तुम लोगों की रिपोर्ट यह है कि जूरा जंगल में कहीं नहीं। जी, हमारी तहकीक तो यही कहती है, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, आखिर वो गया तो गया कहाँ?
क्या उसे जमीन ने निगल लिया या आसमान खा गया? ताजू चाचा ने एक अजीब बात की है, अल्ताफ ने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वो अजीब बात मुझे भी बताओ, मैंने तेज लहजे में कहा। हो सकता है कि मेरी समझ में आ जाए। जब हम यहाँ से रवाना हुए थे तो हमने झूरे की बीवी से झूरे का एक जूता ले लिया था ताकि ताजू चाचा को उसका खुरा तलाश करने में आसानी रहे। कांस्टेबल अल्ताफ वजाहत करते हुए बोला, गुज़िश्ता रात चूँकि अच्छी खासी बारिश हो गई थी, लिहाजा खोजी चाचा की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। एक तो जंगल की घासदार ज़मीन और ऊपर से वो भी भीगी हुई। हमें कहीं भी झूरे का खुरा नहीं मिल सका, लेकिन नहर वाले पुल के इस किनारे पर ताजू चाचा को कुछ ऐसे आसार मिल गए जिनकी बिना पर इसे शक है कि झूरा नजीबाबाद में दाखिल हुआ था। ओह, ये तो बड़ी खबर है, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। फिर पूछा कि ताजू कहाँ है? वो हवलदार अल्लाह बख्श के पास बैठा गपशप कर रहा है, कांस्टेबल ने बताया। इससे कहो कि मैं बुला रहा हूँ, फौरन मेरे पास पहुँचे, मैंने तहमाना अंदाज में कहा। गपशप बाद में भी की जा सकती है। अगले ही लम्हे ताजदीन उर्फ ताजू चाचा मेरे सामने हाजिर था। ताजू 60 का हिस्सा अबूर कर चुका था, ताहम इस उम्र में भी उसकी निगाह 6x6 यानी एकदम शानदार थी। मेरे इस्तफसार पर ताजू चाचा ने बताया, मलिक साहब, नहर के पुल से जो रास्ता नजीबाबाद की तरफ आ रहा है, वहाँ मैंने झूरे के कदमों के मादूम से निशानात देखे हैं, जिसमें आने और जाने दोनों तरह के निशानात हैं। इतनी बड़ी बात और तुम हवलदार के पास बैठे गप्पे हाँक रहे हो, मैंने शिकायती लहजे में कहा। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बज़ाहिर तो ये बात बड़ी ही नज़र आ रही है, लेकिन मैंने इसे इसलिए अहमियत नहीं दी कि जिस जगह झूरे के कदमों के निशानात मिले थे वहाँ करीब ही वो तालाब है जहाँ झूरा रोज़ाना मछलियाँ पकड़ने जाता था। मैंने सोचा शायद ये झूरे की गुमशुदगी से पहले के निशानात हैं। ताजू चाचा की बात में वजन था। मैंने इसे तो जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन कांस्टेबल अशफाक को अपने पास बुला लिया। वो आज चुन्नीवाल भी मेरे साथ गया था। अशफाक नजीबाबाद का ही रहने वाला था। वो मेरे पास पहुंचकर बोला, मलिक साहब, हुक्म करें, हमें अभी सफ़िया से मुलाकात करने जाना है। मैंने कहा, खैरियत तो है ना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, सब खैरियत है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुमने देखा था ना कल सफ़िया की कैसी बुरी हालत हो रही थी। झूरे की गुमशुदगी ने उसे परेशान कर रखा है। मैंने उससे वादा किया था कि चुन्नीवाल से वापसी पर मैं उसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगा। फिर इसी सिलसिले में हमें इसे तसल्ली तशफ़ी देने जाना है। मैं तैयार हूँ जी, वो रेड अलर्ट अंदाज में बोला। मैंने अशफाक के इत्मीनान के लिए ये बात कह दी थी कि मैं सफ़िया को तसल्ली देने उसके घर जा रहा हूँ, वरना मेरे जहन में कुछ और ही चल रहा था। ताजू चाचा ने जो बात बताई थी, इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता था कि 3 अप्रैल की शाम झूरा वापस नजीबाबाद आया था। इस मतलब के साथ ही मेरे दिमाग में जीले के कहे हुए अल्फाज भी गर्दिश कर रहे थे। थानेदार साहब, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है। हो सकता है इसी ने भाई झूरे के साथ कुछ कर दिया हो। आपको भाई के घर की तलाशी लेना चाहिए। जब हम झूरे के घर के नज़दीक पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। हमने झूरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया। मुझ पर निगाह पड़ते ही सफ़िया ने अपने शौहर के बारे में इस्तफसार किया। इसकी आवाज़ से फ़िक्रमंदी झलकती थी। थानेदार साहब, झूरे का कुछ पता चला? मैंने उसे अपनी कारगुजारी से आगाह किया और कहा कि मैंने सारा जंगल छान मारा है, चुन्नीवाल और इर्द गिर्द के गांव में भी तलाश कर लिया है, बस एक जगह बाकी रह गई थी। मैंने सोचा ज़रा इसे भी चेक कर लेते हैं। कौन सी जगह? उसने घबराहट आमेज अंदाज में पूछा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए संजीदा लहजे में कहा, गुमशुदा झूरे का घर का? क्या आप मेरे घर की तलाशी लेने आए हैं? वो खौफज़दा हो गई। झूरा यहाँ कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने अपने खामिद को घर के अंदर ही कहीं छुपा रखा है। आप भी कैसी बातें करते हैं थानेदार साहब, वो कदरे संभले हुए अंदाज में बोली। अगर झूरा घर में मौजूद होता तो फिर मैं इसके लिए 2 दिन से मारी मारी क्यों फिर रही होती? फिर तो घर की तलाशी देने में तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जी, कोई एतराज़ नहीं मुझे, वो हमें रास्ता देते हुए बोली। आप अंदर आ जाएं। घर की तलाशी का सुनकर सफ़िया के चेहरे पर जो घबराहट नमूदार हुई थी, उसने चंद लम्हात के लिए मुझे उलझन में डाल दिया था और मुझे जिले के खदशात सच होते दिखाई देने लगे थे। लेकिन जितनी आसानी से उसने हमें घर के अंदर आने की दावत दी थी, इससे यही अंदाज़ा होता था कि झूरे की गुमशुदगी के हवाले से उसका दामन साफ है। उसके चेहरे और आंखों में परेशानी के जो आसार उभरे थे, वो इसकी जहनी परेशानी का भी अक्स हो सकते थे। बिलाशुबा
वो बड़े नाजुक हालात से गुजर रही थी। ये मामूल की एक छोटी सी कार्रवाई है, मैंने सफिया के घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो मेरे साथ चलते हुए बोली, आप कानूनी तकाजे ज़रूर पूरे करें, झूरा आपको इस घर में कहीं भी नहीं मिलेगा। सफिया के आखिरी जुमले में बेपनाह एतमाद था। ऐसा एतमाद इंसान के अल्फाज में इसी वक्त पैदा होता है जब उसे किसी बात का 100% यकीन हो जाता है। मैंने सफिया की मैयत और लालटेन की मौजूदगी में घर के दोनों कमरे, सहन, बावर्चीखाना और दीगर तमाम हिस्से भी देखे, लेकिन मुझे किसी भी जगह पर झूरा या उसकी मौजूदगी के आसार नजर न आए। एक अंदरूनी कमरे का कुछ हिस्सा मुझे कदरे गीला नजर आया, जैसे वहाँ की ज़मीन को ताज़ा ताज़ा पोता गया हो। मैंने कमरे के फर्श के इस हिस्से की जानिब इशारा करते हुए सफिया से सवाल किया, यहाँ क्या हुआ है? मैंने बिस्तरों की पेटी को घसीटकर एक कोने में किया था। वो एक 6 बाई 4 फीट की जस्ती पेटी की जानिब इशारा करते हुए बोली, जिसकी वजह से कच्चे फर्श पर खरोंचे पड़ गए थे। मैंने थोड़ी देर पहले ही इस उखड़ी हुई जगह पर पोंछा मारा है, जिसकी वजह से ये अब गीली हो रही है। सफिया का जवाब माकूल था, लेकिन किसी अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं आगे बढ़ गया। शायद मेरी यह हरकत जीला की इस बात के ज़ेर असर थी कि मुमकिन है सफिया ने भाई झूरे को घर के अंदर ही कहीं छुपा रखा हो। जस्ती पेटी में कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। मैंने पेटी के करीब पहुंचकर सफिया से कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं पेटी के अंदर झांक कर देखना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, पेटी के अंदर बिस्तरे भरे हुए हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो आप पेटी को चेक कर लें, मैं लालटेन से आपको रोशनी दिखाती हूँ। बात के इख्तिताम पर उसने हाथ में पकड़ी हुई लालटेन को कदरे बुलंद कर दिया, ताकि मैं आसानी से पेटी के अंदरूनी माहौल का जायज़ा ले सकूं। जब से मैंने तलाशी का ये सिलसिला शुरू किया था, लालटेन मुसलसल सफिया के हाथ में थी। सूरज को गुरूब हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन कमरों के अंदर अंधेरा छा चुका था। मैंने इस जस्ती पेटी के अंदर मौजूद तमाम कपड़ों को अच्छी तरह चेक कर लिया। वहाँ पर लिहाफों, गद्दों और तकियों के सिवा और कुछ भी नहीं था, या फिर बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादरें रखी हुई थीं। गोया इस पेटी में मुकम्मल तौर पर बिस्तरे ही भरे हुए थे। मैंने पेटी को बंद कर दिया और सफिया के साथ कमरे से बाहर आते हुए बोला, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द झूरे को ढूंढ निकालूंगा। आपको ये तसल्ली तो हो गई ना कि मैंने झूरे को घर के अंदर कहीं छुपा कर नहीं रखा हुआ। उसके इस्तफसार से गहरी शिकायत झलकती थी। अगर मेरे किसी अमल से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। मैंने जो किया वो सब तफ्तीश का हिस्सा है। कोई बात नहीं थानेदार साहब, वो मुतदिल अंदाज में बोली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आपकी नज़र में मेरा जहन साफ हो चुका है। मैं सफिया को तसल्ली दिलासा देने के बाद वापस थाने आ गया। मेरी वापसी पर एएसआई जहांज़ेब भी थाने में मौजूद था। मैंने इससे रिपोर्ट तलब की तो उसने बताया कि पिछले 2 दिन से किसी शख्स ने झूरे को नजीबाबाद में नहीं देखा था। तफ्तीश की गाड़ी एक मकाम पर आकर रुक गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि झूरा कहाँ गायब हो गया। अभी तक कोई ऐसा सिरा नहीं मिला था जिसे थाम कर मैं झूरे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता। मैंने तमाम तफक्कुरात को जहन से झटका और अपने क्वार्टर में चला गया। कहते हैं कि तारीकी चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इसे कभी न कभी रोशनी के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जैसे हर रात के बाद लाजमी सहर नमूदार होती है, इसी तरह हर उलझन की कोई न कोई सुलझन भी होती है। मैं भी अपने क्वार्टर में बिस्तर पर लेटा अपनी उलझन को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। वो निस्फ शब का अमल था। मेरे थाने का अमला उमूमन रात में मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करता था। छोटे मोटे मामलात को वो लोग खुद ही निपटा लिया करते थे। आधी रात के वक्त दस्तक का एक ही मतलब था कि मामला संगीन है, लिहाजा मैं बिस्तर छोड़ने पर मजबूर हो गया। मैंने सहन अबूर करके अपने क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा खोला तो सामने शबीना ड्यूटी वाला एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। क्या बात है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। मलिक साहब जिला थाने में बैठा हुआ है, उसने इज़्तिरारी लहजे में बताया। वो फिलफौर आपसे मिलना चाहता है। मैंने पूछा कि मसला क्या है?
वो हमें कुछ नहीं बता रहा। कांस्टेबल ने कहा। कहता है कि मैं थानेदार साहब ही से बात करूंगा। ठीक है, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। कांस्टेबल मुझे सल्यूट करके रुखसत हो गया। यूनिफॉर्म पहनने के दौरान में मेरा जहन मुसलसल जिले के बारे में ही सोच रहा था। किसी अहम मामले के साथ आधी रात को इसकी थाने में आमद का एक ही मतलब था कि इसके पास अपने भाई जूरे की गुमशुदगी के हवाले से कोई सनसनीखेज खबर मौजूद थी। मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। मुझ पर निगाह पड़ते ही जिला इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ वहाँ चलना होगा। कहाँ चलना होगा? मैंने पूछा। भाई जूरे के घर। क्यों? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जूरे के घर में ऐसा क्या हो गया है कि आधी रात के बाद मेरा वहाँ जाना ज़रूरी हो गया? आप भी चलें और अपने साथ थोड़ी नफरी भी ले चलें, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोला। मैंने चंद मिनट पहले मुश्ताक महर को जूरे के घर में दाखिल होते देखा है। आधी रात को वो वहाँ क्या करने गया है? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। जिले की बात ने मुझे तशवीश में डाल दिया था। थानेदार साहब, आप देर न करें, वो झुंझुलाहट आमेज अंदाज में बोला। आज इस कमीने को रंगे हाथों पकड़ना है। कमीने का लफ्ज़ उसने यकीनन अपनी भाभी सफ़िया के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने तस्दीक तरफ अंदाज में पूछा, ये मुश्ताक महर ही वही है ना जिसने तुम्हारे भाई जूरा को ज़मीन वगैरह जिससे तुम्हारा भाई जूरा कोई ज़मीन वगैरह ख़रीद रहा था? जी, ये वही बंदा है, वो नफ़रत भरे लहजे में बोला। आप बातों में वक्त ज़ाया ना करें थानेदार साहब, मैं आपके सारे सवालों के जवाब रास्ते में दे दूंगा। बात के इख्तिताम पर वो उठकर खड़ा हो गया। जिला जितनी बड़ी और सनसनीखेज खबर लाया था, अगर वो हकीकत में थी तो फिर वाक़ियतन एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ही एक लम्हा ज़ाया करना भी हिमाकत के ज़ुमरे में आता। मैंने हवलदार अल्लाह बख्श को साथ लिया और जिले की मैयत में मैं जूरे के घर की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में मैंने जिले से कहा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी लाई हुई इत्तला गलत साबित हुई तो मैं ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आऊँ, ये बात जहन में रखना। जिले ने मुझे सफ़िया की जो कहानी सुनाई थी, तन्वीर जट की नज़र में वो एक प्रोपेगंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। ताहम तन्वीर जट के मुताबिक जिला अपने भाई को नापसंद करता था, इसलिए वो इसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था। जिले ने मुझे सफ़िया की जो कहानी सुनाई थी, तन्वीर जट की नज़र में वो एक प्रोपेगंडे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तन्वीर जट के मुताबिक जिला अपनी भाभी को नापसंद करता था, इसलिए वो इसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता रहता था, लिहाजा इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। तन्वीर जट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐन मुमकिन है जिले ने सफ़िया पर मुजरिमाना हमले करने की कोशिश की हो और नाकामी की सूरत में उसने सारा मलबा सफ़िया पर डाल दिया हो। अगर तन्वीर जट की राय को मुस्तनद मान लिया जाए तो फिर ये सोचा जा सकता था कि इस वक्त भी जिला कोई ड्रामा रचाने की कोशिश में था। इसी इम्कान के पेश नज़र मैंने इसे वार्निंग दी थी। आप सख्ती से पेश आने की बात कर रहे हैं? वो सीना ठोक कर बोला। अगर मेरी इत्तला गलत निकले तो मैं गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो निगरानी के लिए वहाँ एक बंदा भी खड़ा कराया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। जनाब आली, मैंने अपने एक दोस्त तारिक को भाई जूरे के दरवाजे से थोड़े फासले पर खड़ा कर दिया है, उसने फ़खरी अंदाज में बताया, ताकि आपके वहाँ पहुँचने से पहले अगर मुश्ताक महर घर से बाहर निकल आए तो फारूक उसे दबोच ले। मैं आपकी नज़र में झूठा साबित नहीं होना चाहता थानेदार साहब। जिले के लहजे में झलकता एतमाद इस अमर की गवाही दे रहा था कि वो दरोगोई से काम नहीं ले रहा। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि आधी रात को मुश्ताक महर जूरे के घर में अकेली सफ़िया के पास क्या कर रहा था। इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब हो सकते थे। मुमकिन है कि जूरा वापस आ गया हो और मुश्ताक महर ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से इससे कोई बात करने आया हो। ये बहुत कमज़ोर जवाब था, क्योंकि मगरिब के वक्तों में खुद सफ़िया के घर के अंदर मौजूद था और तब तक जूरे की वापसी नहीं हुई थी, और फिर आधी रात को इस नौयत की मुलाकात का कोई जवाब भी नहीं बनता था। लिहाजा मैंने इस इम्कान को रद्द कर दिया। इसके साथ ही एक दूसरा इम्कान मेरे जहन में उभरा, कहीं सफ़िया और मुश्ताक महर के बीच कोई खुफिया ताल्लुक़ तो नहीं। यह खासा ख़तरनाक ख्याल था और जिले के बयान करदा वाक़े को तक़वियत पहुँचाता था, जिसमें सफ़िया का किरदार दागदार दिखाई देता था। सफ़िया की ज़ात के हवाले से मनफी अंदाज में सोचते हुए मेरे जहन में कमरे का वो गीला फर्श ताज़ा हो गया जहाँ सफ़िया के बकौल उसने पोछा लगा रखा था, और सफ़िया ने पोछे का जो सबब बताया था
वो इस वक्त तो मुझे हजम हो गया था, लेकिन अब मेरा जहन किसी और अंदाज में सोच रहा था। बिस्तरों वाली जस्ती पेटी को कभी भी ऐसे ही ज़मीन के ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि इसके चारों कोनों के नीचे ईंटें लगाई जाती हैं ताकि पेटी ज़मीन की सतह से थोड़ी ऊपर रहे। मैंने सफ़िया के घर के एक कमरे के कोने में जो जस्ती पेटी देखी थी वो ज़मीन के साथ लगी हुई थी। इसे आर्जी तौर पर उसे वहाँ रख दिया गया हो। सफ़िया के बयान के मुताबिक उसने पेटी को घसीटकर कोने में किया था, जिसकी वजह से कच्चे फर्श पर खरोंचे से पड़ गए थे और उसे पोंछा लगाना पड़ा था। मेरे जहन ने चीख चीख कर कहा, इस पेटी के साथ कोई गड़बड़ है। मैं जब सफ़िया के घर के मुआयने पर था तो मैंने मज़कूरा जस्ती पेटी को खोलकर उसके अंदर का तफसीली जायज़ा भी लिया था। उसके अंदर रज़ाइयाँ, दुलाइयाँ, तकिए और बिस्तर की चादरें वगैरह भरी हुई थी। मुझे इस पेटी में कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दी थी। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि सारी गड़बड़ इसी पेटी के नीचे गीले फर्श के ऊपर या गीले फर्श के नीचे थी। जब इंसानी जहन को सोचने के लिए कोई मखसूस ज़ाविया मिल जाए तो फिर ये गुत्थी खुद ब खुद खुलती चली जाती है। मैं भी सफ़िया की ज़ात के हवाले से एक मंतकी नतीजे पर पहुंच चुका था। अब देखना ये था कि मेरे जहन का अख़ज़ किया हुआ नतीजा हालत हाज़िरा से लगा खाता है या नहीं। हम सफ़िया के घर के सामने पहुंच गए तो एक शख्स अंधेरे से निकलकर तेज़ी से हमारी जानिब बढ़ा। जिले ने कहा, थानेदार साहब, ये तारिक है जिसे मैंने निगरानी के लिए यहाँ खड़ा कर रखा था। तारिक हमारे करीब पहुँचा तो मैंने उससे पूछा, क्या मुश्ताक मेहर अभी तक जिले के घर के अंदर है? जी थानेदार साहब, उसने असबात में जवाब दिया। अगर दस्तक दी तो मुश्ताक मेहर होशियार हो जाएगा, जिले ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। हमें दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल होना चाहिए, वरना वो बदमाश निकल जाएगा। अगरचे जिले की तजवीज़ बड़ी बरमहल थी, लेकिन इखलाकी एतबार से उसे मौजू करार नहीं दिया जा सकता था। मगर इस वक्त एक तन्हा नामहरम औरत के घर में मुश्ताक मेहर की मौजूदगी इस मामले को काबिल दखल अंदाज ये पुलिस बनाती थी, ख़ास तौर पर एक ऐसी अकेली औरत जिसका घरवाला पिछले 2 दिन से गुमशुदा था। इन हालात में जिले की तजवीज़ पर अमल करने में कोई दिक्कत नहीं थी और न ही कबाहत। थानेदार, मैं हूँ या तुम? मैंने जिले की आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो गड़बड़ा गया। ज़ाहिर है जी, थानेदार तो आप ही हैं। फिर इस बात का फैसला भी मुझे ही करने दो कि जूरे के घर में दाखिल होने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, मैंने सख्त लहजे में कहा। फिर इसके बाद चौकीदार दोस्त को मुखातिब करते हुए इजाफा किया, तारिक, तुम जिले को अपने साथ ले जाओ और वहीं अंधेरे में खड़े होकर इंतज़ार करो। अगर मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आवाज़ दे लूँगा। जी ठीक है थानेदार साहब, तारिक ने फर्माबरदारी से कहा। वो दोनों चले गए तो मैंने सफ़िया के दरवाजे की तरफ पेशकदमी करते हुए कहा, अल्लाह बख्श, तुम बाइज्जती दीवार फांद कर घर के अंदर पहुँचोगे और दरवाजे की कुंडी खोल दोगे ताकि मैं भी घर में दाखिल हो सकूँ। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप ये थैला पकड़ें, मैं दीवार पर चढ़ रहा हूँ। मैंने हवलदार के हाथ से वो थैला ले लिया। मज़कूरा थैले के अंदर 2 हथकड़ियाँ और कुछ दीगर सामान था। मैं जब मुजरिमों की सरकूबी के लिए मैदान अमल में उतरता था तो हर ज़ाविये से मुकम्मल तैयारी करके थाने से निकलता था। मेरा सर्विस रिवाल्वर भी इस वक्त मेरे पास ही था। मैं हर किस्म के हंगामी हालात से निपटने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। वो 5 अप्रैल की एक मुतदिल रात थी। उसूली तौर पर 6 अप्रैल की तारीख तो शुरू हो चुकी थी। मेरी रेस्ट वॉच 1:10 का वक्त बता रही थी। रात के इस पहर मुश्ताक मेहर की सफ़िया के घर में मौजूदगी जहन में सैकड़ों ख़तरनाक सवालात को जन्म देती थी। मैंने किसी एक सवाल के जवाब के लिए भी अपने जहन को ज़हमत देने की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि चंद लम्हात के बाद मेरे सामने हर सवालों का अमली जवाब हाजिर खिदमत होने वाला था। मैंने जिले को दानिस्ता बाहर रोक दिया था क्योंकि सफ़िया उसे सख्त नापसंद करती थी। जिले की वहाँ मौजूदगी से कोई भी बदमज़गी पैदा हो सकती थी और मैं इन सनसनीखेज़ लम्हात में किसी बदमज़गी के मूड में नहीं था। हवलदार ने मेरी हिदायत के मुताबिक घर के अंदर पहुंचकर दरवाजे की कुंडी खोल दी। अगले ही लम्हे में जूरे के घर में था। ये मरहला चंद सेकंड में तय हो गया था और एक ज़रा सा भी आवाज़ या खटका पैदा नहीं हुआ था। अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ खामोशी और तारीकी का राज था। घर का सहन खाली था।
वीरानी और सन्नाटा मेरे पेश नज़र था। इन दिनों मौसम सरमा में काफ़ी गर्माइश उतर आई थी। मौसम की मुनासबत से सफ़िया को घर के सहन या फिर बरामदे में महवे नींद होना चाहिए था, मगर वो मुझे कहीं दिखाई न दी। इस सूरत हाल ने मेरे जहन में भी मौजूद शक के घोड़े को महमेज किया और मैं दबे कदमों से घर के पिछले हिस्से में बने कमरों की सिमत बढ़ने लगा। मैं आज शाम में झूरे के घर का तफसीली मुआयना कर चुका था, लिहाजा इस पेशकदमी में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं और हवलदार अल्लाह बख्श बरामदे में पहुंच गए। दोनों कमरे हमारे सामने थे, जिनमें से एक का दरवाज़ा खुला हुआ था जबकि दूसरे का दरवाज़ा बंद था। बंद दरवाजे के पीछे हल्की सी रोशनी भी नजर आ रही थी। ये वही कमरा था जिसके गीले फर्श पर मैंने एक जस्ती पेटी मशकूक अंदाज में रखी देखी थी। कमरे के अंदर यकीनन लालटेन रोशन थी, जिसकी हल्की सी रोशनी दरवाजे की दरज़ों में से छन छन कर आ रही थी। मैंने दरवाजे की एक निस्बतन बड़ी झिरी से कान लगाकर अंदर की सूरत हाल को भांपने की कोशिश की। अगले ही लम्हे में चौंक उठा, क्योंकि मेरे कानों में धीमे सुरों में एक मर्दाना और एक जनाना आवाज़ आ रही थी। वो फैसलाकुन लम्हात थे। कमरे के अंदर सफ़िया के साथ यकीनन मुश्ताक महर ही था। जीरे ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, थानेदार साहब, आज इस कमीनी को रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे सफ़िया के किरदार से कोई वास्ता नहीं था। मैं तो झूरे की बाजियाबी के लिए दिन रात एक किए हुए था। जिस औरत को अपने शौहर की गुमशुदगी पर बेहद गमज़दा होना चाहिए था, वो रात के इस पहर एक नामहरम के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। मेरे जहन ने फैसला सुना दिया, अगर झूरे की गुमशुदगी का मुअम्मा हल करना है तो सफ़िया और मुश्ताक महर पर हाथ डालना होगा, अभी और इसी वक्त। मैंने हवलदार अल्लाह बख्श को रेड अलर्ट होने का इशारा दिया और अपना हाथ कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ा दिया। अगले ही लम्हे मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कान को एक मरतबा फिर झिरी के साथ चिपका दिया। दस्तक की आवाज़ पर एक लम्हे के लिए कमरे के अंदर खामोशी छा गई थी। मेरी तमाम तर तवज्जो अंदर के मामलात पर लगी हुई थी। अगले ही लम्हे एक तशवीश भरी मर्दाना आवाज़ कान में उभरी, सफ़िया, इस वक्त तुम्हारे घर में कौन आ गया? मैं तो खुद हैरान हूँ। सफ़िया के लहजे से परेशानी जाहिर थी। तुमने बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी तो लगा दी थी ना? मर्दाना आवाज़ ने पूछा। हाँ मुश्ताक, सफ़िया की उलझन भरी आवाज़ उभरी। इन दोनों की तशवीश भरी गुफ्तगू ने सूरत हाल को रोज़े रोशन की तरह आया कर दिया था। इस कमरे में आमद व जामद का वाहिद रास्ता यही दरवाज़ा था। गोया मुश्ताक महर के फरार के लिए कोई और रास्ता मौजूद नहीं था। मैंने एक मरतबा फिर दरवाजे पर दस्तक दी और कड़कदार आवाज़ में कहा, सफ़िया, दरवाज़ा खोल दो, तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो चुका। मुश्ताक, ये तो थानेदार की आवाज़ है, सफ़िया ने घबराए हुए लहजे में कहा। अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो और जाकर दरवाज़ा खोल दो, मुश्ताक महर ने कहा। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ हूँ। मैं पेटी के अंदर छुप जाता हूँ। तुम किसी तरह थानेदार को मुतमईन करके वापस भेज देना। एक बात जहन में रखो कि थानेदार भी एक मर्द है और तुम्हारी कशिश और तुम्हारी खूबसूरती तो बड़े बड़ों के होश उड़ा दे। अगर ज़रूरत महसूस करो तो अपनी थोड़ी सी सौगात थानेदार की खिदमत में भी पेश कर देना। वक्त और हालात की ये मजबूरी है। तुम दरवाज़ा खोल रही हो या मैं इसे तोड़कर अंदर आऊँ? मैंने गजदार आवाज़ में कहा और एक बार फिर जोरदार दस्तक दी। मुश्ताक महर की बातों ने मेरे तन बदन में शरारे भर दिए थे। ये बंदा बेगैरती के आखिरी दर्जे पर फाइज था। मुझे तीसरी बार दस्तक नहीं देना पड़ी। सफ़िया ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बेतरतीब लिबास के साथ नींद भरी आवाज़ में बोली, थानेदार साहब, आप इस वक्त खैरियत तो है? मैंने इनकी बंद कमरे की गुफ्तगू सुन ली थी और मुझे मालूम था कि मुश्ताक महर इस वक्त जस्ती पेटी के अंदर छुपा बैठा है। मैंने कमरे में चारों जानिब निगाह दौड़ाने के बाद सरसराती हुई लहजे में पूछा, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा? वो उलझनज़दा अंदाज में बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इस बंदे का जिक्र कर रहा हूँ जिसके साथ अभी तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाएगा, ताकि तुम्हें रात की तारीकी में छुप छुप कर इसके साथ मुँह काला न करना पड़े। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मुश्ताक महर कहाँ है? मेरे आखिरी जुमले ने सफ़िया को लर्जा कर रख दिया। वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली, मुश्ताक? कौन मुश्ताक? मैंने बेसाख्ता उसके गाल पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, वो मुश्ताक महर जिसके साथ इस वक्त तुम रंगरलियाँ मना रही थी। सफ़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो खौफज़दा नज़र से यकटुक मुझे देखे चली जा रही थी। मैंने आवाज़ देकर हवलदार को कमरे के अंदर बुला लिया और तहकमाना अंदाज में कहा, अल्लाह बख्श, सफ़िया को हथकड़ी पहना दो।
जस्ती पेटी के अंदर से मुश्ताक महर को बरामद करने में भी मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। इसके पास रात गए सफिया की ख्वाबगाह में अपनी मौजूदगी का कोई माकूल जवाब नहीं था, लिहाजा कमाल डिटाई के साथ उसने बाहर आते ही मुझे भारी रिश्वत की पेशकश कर दी। मैं पहले ही इसकी बातों से भरा बैठा था। इसकी इस हरकत ने मेरा पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। सफिया को औरत जात जानते हुए मैंने महज एक तमाचे पर इक्तफा किया था, लेकिन मुश्ताक महर को मैंने जी भरकर अपने गजब का निशाना बनाया, फिर गिरफ्तार करके थाने ले आया। वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए थे, लिहाजा इनकी ज़बान खुलवाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। उन्होंने मंसूर अहमद और झूरे के कत्ल का इतराफ़ कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सफिया और मुश्ताक महर में काफ़ी अरसे से दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे थे और इनके मामलात के हवाले से झूरे को किसी हद तक शक भी था। उन्होंने झूरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक मंसूबा बनाया। चुनाचे मुश्ताक महर ने 3000 की ज़मीन 1500 में उसके हाथ फरोख्त करने का लालच दिया। सफिया ने अपने आशना को बता दिया था कि झूरा रकम का बंदोबस्त करने अपने दोस्त तनवीर जट के पास चुन्नीवाल जाने वाला है। प्रोग्राम के मुताबिक झूरे की वापसी पर मुश्ताक महर ने इसे मौत के घाट उतारकर कमरे के अंदर ही दबा देना था। इस मकसद के लिए मुश्ताक महर 3 अप्रैल को झूरे की आमद से कबल ही घात लगाकर उसके घर में बैठ गया। उसके बाद झूरे के साथ जो हालात पेश आए होंगे उसका आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी रात के आखिरी पहर मैंने जस्ती पेटी के नीचे वाले कच्चे गीले फर्श की खुदाई करके झूरे की लाश को भी बरामद कर लिया था। इस ठोस सबूत ने इन्हें इकबाल जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। इनका ख्याल यही था कि झूरे की गुमशुदगी को जंगली डाकुओं की किसी बेईमाना कार्रवाई के खाते में डाल दिया जाएगा और वो दोनों अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी था। एक लम्हे के लिए मैं भी डाकुओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था, लेकिन फिर मुश्ताक महर की बेहतियाती और जिले की फुर्ती ने पासा पलट दिया। सफिया सारा इल्ज़ाम मुश्ताक महर को दे रही थी कि वो इसके वरगलाने में आ गई, और मुश्ताक महर का मौक़िफ़ ये था कि सफिया ने अपने शौहर को ठिकाने लगाने के लिए इसे अपना मोहरा बनाया और वो इस शातिर औरत के बहकावे में आ गया, वरना वो झूरे की जान लेने के हक़ में नहीं था। ये सारी तौज़ीहात, दलाइल और सफाइयाँ बेसूद हैं। सफिया और मुश्ताक महर का दोस्ताना झूरे का असल कातिल था। इसी जहरीले दोस्ताने ने एक मासूम इंसान की जान लेकर इसके हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था, और इस बर्बादी में सफिया और मुश्ताक महर बराबर के हिस्सेदार थे।